और 1 1 मेनी 1 भी। यहाँ पे अब क्योंकि ऑलमोस्ट सब बच्चों का कैलकुलस वाला पार्ट ओवर हो चुका है, डिफरेंशियल कैलकुलस सारा का सारा पार्ट ओवर हो चुका है, यहाँ पे 1 1 मेनी 1 निकालने का एक ऑब्जेक्टिव वे भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। शायद उस टाइम में मैंने सब बच्चों के साथ डिस्कस किया था, तो आज फिर से हम एक बार डिस्कशन कर लेंगे कि कैसे फंक्शन 1 1 है, कैसे मेनी 1 है, कैसे इनटू है, कैसे 1 2। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा 1 1 एंड मेनी 1 पे। कैसे पता लगे कि एक फंक्शन 1 1 या मेनी 1 है, ठीक है? कैसे पता लगे कि फंक्शन 1 1 है या मेनी 1 है? इसमें मैंने आपको दो तरीके बताए थे उस टाइम पे, एक सीबीएसई और एक जेई वाला वे, ठीक है? आज हम दोनों वे डिस्कस करेंगे और दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपने को तो ऑप्शन मार्क करना है ना। सीबीएसई वाला वे कौन सा था? सीबीएसई वाला वे कौन सा था? सीबीएसई वाले वे में मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था एफ ए इक्वल टू एफ बी वाला वे, या एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू वाला वे। याद है ये सबको? इसमें करते थे हम एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू लिख लेते थे और सॉल्व करते थे क्वेश्चन को। अगर मेरे पास एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू ओनली एक रिलेशन मेरे सामने आता था, एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू ओनली एक ही रिलेशन मेरे सामने आता था लास्ट में इन दी एंड सॉल्व करने के बाद, तो फंक्शन को मैं 1 1 कर देता था। और अगर x1 इक्वल्स टू x2 के अलावा along with x1 equals to x2 there is some other relation between x1 and x2, ठीक है? x1 equals to x2 के अलावा अगर कोई और रिलेशन भी हो तब मैं इसको मेनी 1 बोल देता था, ठीक है? तब मैं बोल देता था मेनी 1। क्लियर है ये सबको? ठीक है, याद है ये कि अगर अकेला x1 इक्वल्स टू x2 तो 1 1, अगर x1 इक्वल्स टू x2 के अलावा और भी यहाँ पे रिलेशन आ रहा है अपने पास कोई x1 और x2 के बीच में, देन द फंक्शन इज मेनी 1। अब जेई वाला वे क्या था? जेई वाला वे क्या था? उस टाइम ज्यादा रिलेट नहीं कर पाए थे बच्चे, क्योंकि उस टाइम पे हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिफरेंशियल कैलकुलस मैक्सिमम मिनिमम कुछ नहीं किया हुआ। अब किया हुआ है तो बहुत ईजी लगेगा अपने को। जेई वाला वे क्या था कि हम एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते थे, अगर उसका डेरिवेटिव जो है, डेरिवेटिव उसका हमेशा 0 या 0 से बड़ा या हमेशा 0 या 0 से छोटा। इफ एफ डैश एक्स जो है वो 0 या 0 से बड़ा हमेशा या 0 0 से छोटा हमेशा, ठीक है? एक दोनों में से एक चीज होनी चाहिए, या तो उसका डेरिवेटिव 0 0 से बड़ा हमेशा हो या 0 0 से छोटा हमेशा हो, देन द फंक्शन इज 1 1, ठीक है? अब 0 या 0 से बड़ा होने पे 1 1 कैसे हो जाएगा? ये आज सब खुद ही आंसर मिल चुका होगा अभी तक कि अगर एक फंक्शन 0 या 0 से बड़ा उसका डेरिवेटिव है तो वो फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होगा, राइट? और अगर एक फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है तो वो पक्का 1 1 फंक्शन, राइट? और अगर उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 या 0 से छोटा है, 0 या 0 से छोटा है, तो वो डिक्रीजिंग होगा। अगर वो हमेशा डिक्रीजिंग है तब भी वो एक 1 1 फंक्शन है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव हमेशा 0 या 0 से बड़ा है तो वो 1 1 होगा, तो वो फंक्शन 1 1 होगा। अगर एक ऐसा फंक्शन है कि उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 या 0 से छोटा है तब भी वो 1 1 होगा। थोड़ा सा एग्जांपल से बता देता हूँ, ये जो जेई वाला वे है, जैसे अपने पास एफ एक्स है, मान लो 2x + 3, ये बहुत ही बेसिक बोर्ड का सवाल है। इसमें अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो डेरिवेटिव इसका 2 आ जाएगा, विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। और अगर ऑलवेज पॉजिटिव इसका मतलब ये फंक्शन हमेशा इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है तो ये पक्का 1 1 हो गया, ठीक है? अगर मान लो अपने पास एक ऐसा है -x³ + 4x -4x, इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे अपने को जो आंसर मिलेगा दैट विल बी -3x² - 4, विच इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि स्क्वायर तो यार हमेशा पॉजिटिव है, ये पता है कि नहीं? ये क्वांटिटी हमेशा नेगेटिव हो गई क्योंकि x² जो है वो 0 या 0 से बड़ा है, -3x² 0 या 0 से छोटा है, -3x² - 4 -4 से भी छोटा हो गया, ठीक है? अगर कोई क्वांटिटी -4 से भी छोटी होगी तो इट इज नेगेटिव, ठीक? तो नेगेटिव है तो पक्का ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा होगा, अब भी ये 1 1 होगा, ठीक है? मतलब अड़ा रहा है, पॉजिटिव है तो भाई पॉजिटिव है डेरिवेटिव, नेगेटिव है तो भाई नेगेटिव है, ठीक है? जो दोगला काम होगा ना वो खराब कर देगा, वो इसको 1 1 से हटा के मेनी 1 बना देगा, 1 1 से हटा के मेनी 1 बना देगा। मतलब सोचो अगर किसी फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो पहले पॉजिटिव रहे फिर नेगेटिव हो जाए, डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब इंक्रीज,
डेरिवेटिव नेगेटिव मतलब डिक्रीज। तो ये फंक्शन पक्का मेनी वन फंक्शन। अगर डेरिवेटिव अपना साइन बदला, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ या नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ या नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, तो पक्का फंक्शन जो है वो मेनी वन हो जाएगा। ठीक है, पक्का फंक्शन इज मेनी वन। इसको याद रखेंगे कि अगर डेरिवेटिव का साइन एकदम अड़ा रहा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहा, तो द फंक्शन इज वन वन। अगर ऐसा नहीं है, वो अड़ा नहीं, कभी पॉजिटिव हो रहा कभी नेगेटिव हो रहा उसका डेरिवेटिव, दैट मींस द फंक्शन इज मेनी वन। ठीक है, सीबीएसई वाला मेथड तो हमेशा रहेगा अपने पास, एक जेई वाला मेथड एक्स्ट्रा दे देगा अपने को। हो सकता है हमारा कोई हमारे सामने कोई क्वेश्चन है और वो बहुत इजीली बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो हाँ पर इसका रीजन क्या है, ऐसा हो क्यों रहा है कि मतलब अगर ग्राफ इंक्रीजिंग है तो 1 1 होगा या डिक्रीजिंग है तो भी 1 1 होगा? मेनी वन का मतलब क्या है? मेनी वन का मतलब बेसिकली है ना कि दो पॉइंट्स पे सेम वैल्यू। बट ये तो डेरिवेटिव है ना उसका। अरे डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है ना, ये फंक्शन का ग्राफ है भाई। अच्छा, ओके ठीक है, ठीक है ठीक ठीक है, अब देख x1 और x2 पे सेम हाइट है, है। यस, दो तो आंसर्स x1 आ और रहे x2 मेनी वन हो गया ना। हैं। यस। अब समझ में, वन वन जब जा रहा है तो हर एक पॉइंट पे अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं उसके, इसका मतलब वन वन है। चलें आगे। अब जो इंटू ऑन टू का जो काम है ना यार, वो सब हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। उसमें बेसिकली अपने को रेंज ही निकालनी होती है और उसको कंपेयर करवाना होता है। कंपेयर करवाना होता है किसके साथ? कोडोमेन के साथ। ज्यादातर क्वेश्चंस में कोडोमेन गिवन ही होगा अपने को। ठीक है, रेंज और कोडोमेन अगर इक्वल हो गए तो ऑन टू फंक्शन मतलब सब्जेक्टिव फंक्शन। अगर रेंज कोडोमेन से कम हुआ तो इट इज एन ऑन इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन, रेंज कभी भी कोडोमेन से बड़ा होगा ही नहीं, मतलब कभी देयर इज नो पॉसिबिलिटी। ठीक, क्लियर है? यहाँ पे रेंज निकालना है। रेंज निकालने के बहुत से तरीके होते हैं, जिसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक वे है वो एक ही वे है। क्या है वो? y इक्वल्स टू एफ एक्स लिखा होता है, अपने को चेंज करना है y इक्वल x इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y में। याद है ये? इसको चेंज करना होता है यस x सर। इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y में। फिर ये जो फंक्शन ऑफ y है, इसका डोमेन हम चेक करते हैं। तो ये फंक्शन ऑफ y का जो डोमेन है, ये हमारा रेंज हो जाएगा। ठीक है, तो एक आध बीच में क्वेश्चन आएगा, हम करेंगे यार, तो ये वहां से ये चीज की क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, बस यही है अपने कोर्स में। एक बार पूरा का पूरा असाइनमेंट डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन अपना है, सबके पास है ना असाइनमेंट, सबने अटेम्प्ट भी की हुई है। ए एंड बी बी टू फाइनाइट सेट containing m and n elements, the number of relations that can be defined from a to b। a में कितने एलिमेंट्स हैं? m एलिमेंट्स हैं। b में कितने एलिमेंट्स हैं? n एलिमेंट्स। नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे? ये तो लास्ट रिलेशन का ही इसका क्वेश्चन है। नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b, मतलब 2 का पावर m है। ठीक है, राइट। अब इसमें अगर कोई पूछ ले नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो जाएंगे, तो ये बता पाएंगे क्या हम? एनीवन? नंबर ऑफ फंक्शंस n रेज़ टू पावर m। n रेज टू पावर m, बिल्कुल सही। हमारा 1 2 3 4 जितने भी m एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट के पास कितने ऑप्शन है पेयरिंग के लिए? n ऑप्शंस हैं। n n n n, तो आंसर इज n की पावर है। अच्छा, इसमें कोई कंडीशन तो नहीं है कि n बड़ा होना चाहिए, m बड़ा होना चाहिए? कोई कंडीशन? अब कोई कंडीशन इस पे? देयर इज नो कंडीशन। ठीक है, n और m कैसे भी हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन पे आ गए। इफ अ सेट contains 5 elements and set B contains 6 elements। पहले में 5 एलिमेंट, 1 2 3 4 5, और दूसरे में 6 1 2 3 4 5 एंड 6। ए सेट, बी सेट। ठीक है, then the number of 1 1 and on to 1 1 on to मैपिंग। अब ऐसे टाइप के सवाल आ सकते हैं, देखो ये टाइप के क्वेश्चन अब यहाँ पे बन सकते हैं। पहले वो इग्नोर करते थे ऐसे टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, अब क्योंकि टॉपिक अपने पास कम है तो इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। ठीक है, नंबर ऑफ फंक्शंस विच आर नॉट 1 1, ऐसा टाइप का सवाल भी यहाँ पे फॉर्म हो सकता है। बिल्कुल सीबीएसई उठा सकता है ऐसा सवाल। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस का मतलब क्या है? ये तो क्लास 11 पीएनसी का सवाल है। 1 1 फंक्शन का मतलब हर एक एलिमेंट जो है वो एक के साथ कनेक्टेड हो, 1 1, और उसने ऑन टू मतलब दोनों की डिमांड करी है उसने, 1 1 ऑन टू दोनों मैपिंग चाहिए। ठीक है, अब 1 1 के लिए 1 शुड बी कनेक्टेड टू अ सिंगल एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो कुछ भी हो सकता है, मैंने अपनी तरफ से 1 ले लिया। 2 2 के साथ, 3 3 के साथ, 4 4 के साथ, 5 5 के साथ। ये 1 1 तो बना गए, बट हमेशा एक एलिमेंट अनपेयर्ड रह जाएगा सेट बी का, which will not make this function
एन ऑन टू फंक्शन, हमेशा ये फंक्शन इनटू बनेगा, ठीक है, हमेशा ये फंक्शन इनटू बनेगा। तो यहाँ पे 0 फंक्शन अपने पास ऐसे क्रिएट होंगे जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी, जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी। बट अगर कोई पूछ ले इसमें 1 1 कितने बनेंगे, 1 1 फंक्शंस, कोई आंसर दे सकता है क्या? नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस सर 5। 5 बनेंगे, क्या बात। बाकी सबका भी सेम ही है, Yes, sir. ओके। नो, फिर बताओ ना, आंसर नहीं आया किसी का, इतनी इतनी देर लग गई यार। 0 बहुत देर। नहीं 6 6 raised to power 5. सर 5 फैक्टोरियल, सर 5 फैक्टोरियल। हाँ अच्छा, 5 फैक्टोरियल, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। ये सब के सब ये सूडो प्रिपरेशन करने वाले बच्चे। सर वो 6 फैक्टोरियल है, सॉरी। रचन, रचन ब्रो तो अलग ही कोई, उसने गाड़ी का नंबर लिख दिया अपनी, मेरे को लग रहा है 7776। सर क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था? दक्ष साहब, दक्ष खाना खा रहा था अभी। नहीं सर, इतनी बजट भूल गया मैं। 1 1 फंक्शन, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, इसमें 1 1 ऑन टू पूछ लिया तो 0 आंसर आ गया, बट इसमें अगर 1 1 फंक्शन पूछ ले तो ये देखो तो अक्षित, इसमें अक्षित पीएनसी यूज होगा ना? है। इसमें पीएनसी यूज होगा, एक के 1 जैसे 1 है उसके बाद 5 ऑप्शंस है, 2 के पास 4 ऑप्शंस है, 3 के पास 3 1 ऑप्शंस के पास कितने ऑप्शंस हैं? 5 सर 6 फैक्टोरियल नहीं आएगा सर? 6। 1 के पास है 6 ऑप्शंस, फिर 2 के पास है 5 ऑप्शंस, फिर 4, फिर 3, फिर 2। ये कितने तेजस्वी लोग हैं। और भाई रचन, 777 चलो कोई बात नहीं, ठीक है। 6 फैक्टोरियल बन जाता है वैसे तो, ये वैसे इट इज 6 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल, बट दिस इज 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल इसका आंसर बन जाएगा। क्या आंसर बनता है 6 फैक्टोरियल का? 720। 720 इज द आंसर, ठीक। तो जल्दी से थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम z टू z, z मतलब इंटीजर, इंटीजर टू इंटीजर बाइजेक्शन, बाइजेक्शन मतलब 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है। बाइजेक्शन मतलब 1 1 भी चाहिए, ऑन टू भी चाहिए। सबसे पहले एक्स क्यूब, जल्दी से इसको करेंगे ऑब्जेक्टिव अप्रोच से। एक्स क्यूब, एक्स क्यूब जो है अपने को सबको पता है यार, इसका ग्राफ भी पता है सबको, इतना इसमें मंथन कर चुके हैं। इट इज अ 1 1 फंक्शन, किसी भी तरीके से कर लो इसको, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल एफ ऑफ एक्स टू कर लो, चाहे इसको डेरिवेटिव फॉर्म में देख लो, कुछ भी, ठीक है। तो ये जो है 1 1 तो है, ये ऑन टू है क्या? नो नो, यस नो सर, ऑन टू। यस। सर डिपेंड करता है दिया क्या है, अरे मतलब दिया R नहीं to है दिया R तो हुआ है जो ना, जो दिया है। इंटीजर्स है ना, इंटीजर्स पे integer नहीं पे है है। सर, इंटीजर्स पे नहीं है। नहीं है, नहीं है, ठीक है। इंटीजर पे नहीं, इंटीजर पे क्यों नहीं है, कोई मेरे को बता सकता है जल्दी से? सर वो क्यूब सर करता बिकॉज़ रहेगा जो ना, सारे है, इंक्लूड नहीं वो होंगे। स्ट्रेट लाइन बन जाती है। बहुत आंसर तुम्हारे आ ही नहीं सकते, 4 नहीं कितने आता, ऐसे 5 नहीं आंसर हैं जो हमारे आएंगे ही नहीं? जैसे 5 है, 5 अपना आंसर नहीं आएगा, 6 अपना आंसर नहीं आएगा। जैसे 1 की पेयरिंग 1 के साथ है, 2 की पेयरिंग सीधा वेट के साथ हो रही है, फिर 3 की पेयरिंग 27 के साथ हो रही है, बीच वाले वेले बैठे हुए हैं, ठीक फिर है। इसका बी पार्ट आ जाएगा ना फिर। हाँ बिल्कुल। x+2 जो है भाई, ये जो है 1 1 तो है ही है, इसका चाहे डेरिवेटिव चेक कर लो, चाहे एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू कर लो, तो यहाँ पे 1 1 तो आएगी ये। अब ऑन टू के लिए आप देखोगे, अगर ध्यान दो, यहाँ पे 1 की पेयरिंग 3 के साथ है, 2 की पेयरिंग 4 के साथ है, 3 की पेयरिंग 5 के साथ, ऐसा बिल्कुल कंटिन्यूअस फॉर्मेट चलेगा इसका, ठीक है। यस 2x+1 जो है, फिर से ये 1 1 बन जाएगा, इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, या इसको एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू से कर लो, सेम बात है। और यहाँ पे अगर ऑन टू हम चेक करें तो 1 की पेयरिंग, जैसे सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 की पेयरिंग 3 के साथ है, 2 की पेयरिंग किसके साथ हो जाएगी? 5 के साथ, ठीक है। तो 4 वेला बैठा हो, उसका कोई भी आंसर, मतलब कोई भी उसको नहीं उठा रहा है, कोई भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। 3 की पेयरिंग 7 के साथ हो रही है, तो यहाँ पे जो रेंज है हमारी, सारी के सारे ऑड नंबर्स आ जाएंगे सारे ऑड नंबर्स, ठीक है। लास्ट में है यस एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो मेरे भाई ये तो 1 1 ही नहीं है, अनुमानित मैनी वन, ठीक है। तो ये तो बाहर, पहली रेस से बाहर हो गया।
तो इसमें जो आंसर बन रहा है अपना 1 1 ऑन 2 वाला, वो सिर्फ x + 2 दैट इज बी ऑप्शन बन रहा है। चलो नेक्स्ट वाला हुआ बच्चों का, काफी होगा इस पे। Yes, मैंने sir. उस टाइम काफी क्वेश्चंस करवाए थे, बट क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब स्टार्ट करते हैं 12th क्लास तो उतना मेंटल लेवल नहीं होता। क्योंकि अगर कोई फिर से ही बच्चा रिवाइज करेगा वो क्लासेस का जो मैंने काम करवाया हुआ है, तो उसको समझ में आ जाएगा, अब और अच्छे समझ में आ जाएगा। 4x + 5 ठीक है, तो यहाँ पे अपने को रेंज निकालने को कहा गया है। क्या 4x + 5 क्या -4x + 5 है। +5? तो यहाँ पे अपना जो रेंज है वो कैसे निकलेगा, बहुत से तरीके हैं, बहुत से तरीके। कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी मैंने एक तरीका बताया था। ठीक है, आपको ग्राफिकल वे भी आपको बताया हुआ है इसमें। ठीक है, अब जैसे अगर ध्यान दिया जाए ग्राफिकल वे में, इसका जो पीक बन रहा है वो क्या बन रहा है, इसका पीक बन रहा है 2,1। हाँ 2,1 बन रहा है इसका पीक। तो उसने कहा 2 या 2 के बाद वाला पार्ट रखो, तो 2 से पहले वाला पार्ट डिलीट कर देंगे। तो 2,1 इसका बिल्कुल टिप है, x का वैल्यू उस टाइम 2 है, y का वैल्यू 1 है, तो बाकी सब y के वैल्यूज 1 या 1 से बड़े होंगे कि नहीं, तो रेंज इसका 1 से इंफिनिटी आ जाएगा डायरेक्टली। ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। दूसरे वे से भी, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, दिस विल बी x² - 4x + 4 + 1, दिस इज x - 2 का स्क्वायर + 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x जो है, डोमेन जो है उसको कट किया, डोमेन रिस्ट्रिक्टेड है, ध्यान दो डोमेन रिस्ट्रिक्टेड है, x > 2 है, तो x - 2 > 0 हो जाएगा। अगर x - 2 > 0 है तो x - 2 का स्क्वायर इज > 0, तो x - 2 का स्क्वायर + 1 इज > 1। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन है उसके जो आंसर्स हैं वो 1 या 1 से बड़े आ रहे हैं। ये भी एक तरीका था, उस टाइम पे भी मैंने डिस्कस भी किया था। ठीक है, तो कोई भी आप वे उठा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें हम, फिफ्थ क्वेश्चन f रिलेटेड, f डिफाइंड फ्रॉम r to r, फंक्शन दिया हुआ है। तो थोड़ा सा मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सवाल उठाया, 2x³ + 2x² + 300x + 5 sin। अगर किसी को याद हो तो हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ऐसा कुछ नहीं किया हुआ है। क्या वो पूछ रहे कि ये कैसा फंक्शन है, 1 1 many 1 into 1 2। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को ऑब्वियसली f(x1) = f(x2) वाले वे से नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं इस फंक्शन का यहाँ पे डेरिवेटिव निकाल दूंगा, 6x² + 4x + 300 + 5 कॉल। अब इसके डेरिवेटिव में आ रहा है क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक का जो d है वो नेगेटिव आएगा, ध्यान से देखो, b² - 4ac, 300 तो वैसे ही इतना बड़ा नंबर, d नेगेटिव आएगा, इसका d नेगेटिव आएगा, और इसका a पॉजिटिव है, अपवर्ड पैराबोला है, कोई रूट नहीं है। a पॉजिटिव मतलब अपवर्ड पैराबोला, d नेगेटिव मतलब कोई भी रूट नहीं है। इसका मतलब ये जो पैराबोला है हवा में लटका होगा। और भाई क्योंकि यहाँ पे 300 लिखा हुआ है, तो इस पैराबोला की वैल्यू जो है ना काफी बड़े नंबर से स्टार्ट हो रही होगी। मैं वो नंबर निकालने की अपने को जरूरत नहीं है कोई, ठीक है, काफी बड़े नंबर से स्टार्ट हो रही होगी। ठीक, क्लियर। अगर वो बहुत बड़े नंबर से स्टार्ट हो रही होगी तो 5 तो यार उसके लिए बहुत छोटा नंबर होगा। ये 5 cos x को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अपनी अब जो f' की ये लड़ाई है ना कि भाई f' हमेशा पॉजिटिव रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें सर आपने 2 डब्बे बना दिए, येलो बॉक्स एक व्हाइट बॉक्स। तो येलो बॉक्स तो इतना बड़ा आंसर देगा कि वो 5 उसके सामने या -5 उसके सामने नहीं टिकने वाला। तो ये जो f' है दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है। तो फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है, इसका मतलब फंक्शन जो ये दिया हुआ है ये 1 1 है। ऐसा जजमेंट भी आ सकता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन 1 1 हो गया। अब इसका जो रेंज है, देखो क्यूबिक दिया हो, साक्षात क्यूबिक है अपने पास, तो क्यूबिक तो भाई पूरा जोर लगाता है, कहां से कहां तक, -∞ से ∞ तक पूरा जोर लगा देगा। 5 sin x इसको इफेक्ट नहीं करेगा। देखो 5 sin x की औकात कुछ नहीं है भाई, ये -5 से 5 तक इसकी औकात है, और मतलब मैक्सिमम जोर भी लगाता है -5 वैल्यू दे देगा, ज्यादा से ज्यादा भी लगा देगा तो 5 वैल्यू दे देगा। ठीक है, उससे कोई ज्यादा अंतर नहीं आने वाला। सो हाँ, बट हमारा ग्राफ बन तो क्वाड्रेटिक रहा है। अरे 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 अरे, अच्छा वो डेरिवेटिव ग्राफ है, सॉरी, ठीक है। ठीक है, चले आगे। सो दिस इज 1 1 एंड ऑन 2। सर एक बार ऑन टू फिर से बताना। कौन है ये, सर मैं हूँ। मेरे को बड़ी आवाज तरी पता गया। तो यहाँ पे ऑन टू के लिए क्या था कि अपना जो फंक्शन है वो क्यूबिक है। ठीक है, क्यूबिक में, क्यूबिक वैसे तो -∞ से ∞ पूरा जा रहा है ना, इसके अंदर 5 sin x ऐड हो रहा है। तो 5 sin x, ठीक है सर, ओके।
उसमें ऐड होगा तो -5 से 5 तक वैल्यू का अंतर आता जाएगा, बस और कुछ नहीं, कवर तो पूरा रियल नंबर हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन, ए और बी दो सेट दियो, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। अब ये भी अब अगर इस क्वेश्चन को समझो तो जो कॉम्पिटेटिव वाले बच्चे हैं वो खुश होंगे कि सर ये हम नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन ने किया हुआ है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन अपने को निकालना। बट सीबीएसई वाले बच्चों के लिए नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन यहाँ पे निकालना, उनको लगेगा पता नहीं क्या यार हमसे सवाल पूछ लिए। बट ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी। अगर किसी को ऑन टू का मतलब पता है ना तो इस क्वेश्चन का आंसर इजीली लिख पाएगा। मैं एक बार के लिए बना देता हूँ सामने, बिल्कुल। ये ए सेट है और ये बी सेट है। अब उसने पूछा नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू का मतलब क्या है कि अपना जो सेट बी है ना भाई वो पूरा कवर है, सेट बी जो है उसके दोनों एलिमेंट्स पेयर्ड रहे, ठीक है। अब यहां पे प्रॉब्लम कब आएगी? प्रॉब्लम में किस केस में आएगी? ब्लू केस इसको मैं बोल रहा हूं, और प्रॉब्लम एक इस केस में आएगी, इसको मैं ग्रीन केस बोल रहा हूं। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम आएगी ऑन टू बनने से जो रोकने वाली प्रॉब्लम? ठीक है, नहीं आएगी। यही दोनों केसेस हैं बस। इनको मैं इनटू में डाल दूं, इनटू फंक्शन बनने हैं यहाँ पे, ठीक है। ये भी इनटू है, ये भी इनटू, इसके अलावा कोई इनटू बनेगा? नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, देखो बहुत हल्का सा एफर्ट लग रहा है यार। नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस 2 है, और नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हैं? अगर मैं इन दोनों सेट से रिलेटेड नंबर ऑफ फंक्शंस बनाऊं, नंबर ऑफ फंक्शंस मतलब टोटल कितने फंक्शंस बनेंगे? दैट विल बी 8, n raised to power n। ठीक है, क्लियर। टोटल फंक्शंस 8 बनेंगे। तो यार जो फंक्शन है या तो वो मेनी वन है या तो वो वन वन है, ठीक है। ये एक सेगमेंट है, और जो फंक्शन है या तो वो इनटू है या तो वो ऑन टू है। बिल्कुल इसको ऐसे समझेंगे, एक जब क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं तो कोई भी बच्चे को उठाओ, जैसे मेरी क्लास में जो बच्चे बैठे हुए, ठीक है, मेरी क्लास में जो बच्चे बैठे हो, किसी भी बच्चे को उठाओ, या तो वो लड़का है या तो वो लड़की है, ठीक है। और उसी क्लास में एक और सेगमेंट है, किसी बच्चे को उठाओ, या तो वो नॉन मेड का है या तो वो कॉमर्स का है, सिंपल, ठीक। तो यहाँ पे इंटू ऑन टू के हिसाब से टोटल फंक्शन 8 है, जिसमें से 2 इंटू है, तो 6 जो हैं वो ऑन टू बन जाएंगे, ठीक है। 2 इंटू 6 ऑन टू। हाँ ये वही है चॉकलेट वाला, हाँ बिल्कुल चॉकलेट वाला क्वेश्चन ही है। बट अगर मैं वो समझाने बैठूंगा या सीबीएसई में अगर वैसे अप्रोच से जाओगे तो ऑब्वियसली मतलब जा सकते हो, जिसने उस पर बहुत प्रैक्टिस की है तो जा सकते हो। मतलब यहाँ पे बहुत छोटा सा क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा भी तो ऑन टू फंक्शन का, वो इसी तरीके से हो जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया भी, और ये मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चंस ऑफ वन वन मेनी वन इंटू वन टू है, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन है, इस फंक्शन का जो मतलब मैं इसको ओवरऑल पूरा का पूरा खुला करके एकदम समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन पे, मतलब इसके हिसाब से नहीं जाएंगे। इसने वन वन और वन वन ऑन टू वन वन इंटू इस टाइप से 4 उसने ऑप्शन दे दिए यहाँ पे। तो मैं सिंपल जा रहा हूँ कि इसका सिंपली अगर देखा जाए तो इसका डोमेन होगा क्या, अगर मुझे निकालने को आ जाए कि इसका डोमेन क्या होगा, ठीक है, या चेक करने को आ जाए तो इसका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर्स, ठीक। क्यों होगा ऑल रियल नंबर्स? आप सबको डिनोमिनेटर से शायद प्रॉब्लम लग रही है, बट डिनोमिनेटर में 1 प्लस मॉड एक्स, तो मॉड एक्स कभी भी नेगेटिव 1 नहीं हो सकता। -1 से प्रॉब्लम होगी ना नीचे, आपको ये डर लगेगा नीचे 0 ना बन जाए, नीचे 0 बनेगा ही, तो डोमेन इसका ऑल रियल नंबर है। अब नेक्स्ट जो इसका काम है वो रेंज क्या है इसका, ठीक है। सबसे पहले इस फंक्शन को ओपन कर दूंगा 2 पार्ट्स में। ये आपने क्लास में भी किया हुआ, मैंने टेस्ट में भी डाला हुआ क्वेश्चन, और हम फिर से अब इसको क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो कुछ इसमें है तभी हम कर रहे हैं। मैं इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, एक पार्ट x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और एक पार्ट x लेस देन 0। ये बात समझ में, मैंने मॉड को सिंपली खोला है, एक बार पॉजिटिव की तरह और एक बार नेगेटिव की तरह, ठीक है। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 में ये पॉजिटिव x की तरफ खुल गया, x लेस देन 0 में नेगेटिव x की तरफ खुल गया। तो अब यहाँ पे इसको क्या करने वाले हैं, अच्छा बच्चा कह रहा है कि सर इसको 1 1 चेक करना है। हाँ बिल्कुल 1 1 चेक करेंगे। 1 1 यहाँ पे कैसे चेक करेंगे, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी कर लो, ठीक है, दोनों साइड पे एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी कर लो, दोनों साइड पे। तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ पार्ट को, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी को, यहाँ पे लास्ट में आपके पास ए इक्वल्स टू बी ही आने वाले, ठीक है। तो ये फंक्शन तो 1 1 बनेगा ही बनेगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट काम ये है कि इसका रेंज चेक करना दोनों पार्ट्स का। y इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, मैं इसका अगर रेंज चेक करूँ तो कुछ इस तरीके से,
x अकेला हो जाएगा। याद है ये तरीका रेंज निकालने का, जिसमें हम x को अकेला कर देते हैं। अब यहाँ पे दिस वाज द केस 1 जिसमें x आपने ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लिया था। यहाँ पे अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 व्हिच इज LHS, तो RHS भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, मतलब y अपॉन y माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। 0 1 1 नहीं हो सकता और 0 हो सकता है। तो इस ढंग से अपनी जो रेंज बन रही है केस 1 की, दैट इज फ्रॉम 0 टिल 1, 0 पे क्लोज 1 पे ओपन। ठीक है, क्लियर है। और जो इसका दूसरा केस है ना, y इक्वल्स टू x अपॉन 1 माइनस x, क्लास के बाद खुद से पूरा का पूरा इसको सॉल्व करोगे, आपका जो यहाँ पे रेंज है दैट विल बिकम -1 से 0। तो दोनों केस हमारे केस है, एक 0 से 1 है और एक -1 से 0, दोनों को क्लब करके आंसर जो बनेगा -1 से 1 मेरी रेंज बन जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो क्वेश्चन मैंने सिर्फ चेक करने को दिया है कि 1 1 मेनी 1 इंटू 1 तो है कि नहीं, बट हो सकता है किसी क्वेश्चन में रेंज भी आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, तो इसका रेंज -1 से 1 इन्होंने दिया हुआ है ओपन इंटरवल में। ठीक है, तो ये कोडोमेन से छोटा ही कोडोमेन उसने आर दिया हुआ है, यहाँ पे ये फंक्शन जो है इनटू बन गया, तो आंसर आएगा 1 1 एंड इनटू। तो देख लेना कौन सा ऑप्शन है 1 1 बट नॉट ऑन 2, व्हिच इज ऑप्शन सी। ग्राफ बता दो एक बार। ग्राफ अब क्लास में करेंगे, एक बार डिस्कशन करेंगे, खत्म करेंगे। ओके। मेरे को पता था ग्राफ की बात करोगे, CBSE क्लास चल रही, शर्म करो थोड़ी सी। शेप ही बना दो। क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं। तू भी, मेरे को लग रहा है तू भी एक दिन निकलेगा अभी बाहर। y को ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो इस फंक्शन हम कैसे लेते थे, इसका रेंज चेक करना होता था। अच्छा, इसमें 1 1 मेनी 1 भी चेक करना। ये क्वेश्चन वैसे CBSE लेवल का नहीं है, बट इस टाइप का क्वेश्चन से इंस्पायर हुआ वो क्वेश्चन आपको दिख सकता है। मैंने क्लास में भी आपको लिखवाया था, ये लेवल 2 में RD शर्मा में दिया हुआ सवाल, आप सबको मार्क भी करा था, डिस्कस भी किया था वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पे CBSE में क्यों इस टाइप का क्वेश्चन दिख सकता है, क्योंकि देखते ही इसका आंसर 1 1 मेनी 1 अपना चेक हो रहा है। ये फंक्शन के अंदर सब कुछ x नहीं कहीं भी लिखा हुआ है, x की जगह यहाँ पे x स्क्वायर लिखा हुआ है, और जहां पे x की जगह x स्क्वायर लिखा हुआ है वहां पे डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ जो -1 पे आंसर है वो 1 पे आंसर है, जो -2 पे आंसर है वो 2 पे आंसर है। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि x का स्क्वायर है पूरे के पूरे क्वेश्चन में। आप -1 पे वैल्यू चेक करो, जो -1 पे आएगी और जो 1 पे वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, जो 2 पे आएगी और जो -2 पे आएगी वो सेम आएगी। ठीक है, क्लियर है वाली बात? माइनस तो बाहर है ना x के। वाह यार, बिल्कुल यार बाहर ही है यार। सर नहीं मतलब उसको पावर में है ना। बिल्कुल पावर में है। 1 पुट करा तो ये आंसर बनेगा। नीचे -1 है, e की पावर 1 प्लस e की पावर 1। ठीक है, यस। 1 पुट करने पे आंसर बनेगा, -1 पुट करने पे क्या बनेगा? अच्छा ऐसे, ठीक हाँ ऐसा। ठीक है। ठीक है, यस। तो यार ये मेनी 1 हो गया। हो सकता है कोई ऐसा इससे इंस्पायर्ड हुआ वो क्वेश्चन आए कभी अपने को पेपर में, और वहां पे हम देखते बता पाए यार ये तो एक मतलब एक जेई की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, ये एक इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन मतलब जो नेगेटिव पे आंसर आ रहा है वही पॉजिटिव पे आंसर आ रहा है, मतलब जो CBSE वाले बच्चे हैं इसको x स्क्वायर की तरह ले। अगर एक x स्क्वायर फंक्शन अपने सामने लिखो, जो कि बहुत हमने यूज किया x स्क्वायर फंक्शन, उसका जो नेगेटिव नंबर पे आंसर आता है वही पॉजिटिव नंबर पे आंसर आता है ना। जो 2 पे है वही -2 पे, जो 4 पे वही -4 पे, जो 8 पे वही -8 पे। ठीक है, ऐसे फंक्शन जहां पे जो नेगेटिव पे आंसर है वही आंसर पॉजिटिव पे आ रहा हो, तो फंक्शन तो अपने आप ही मेनी 1 फंक्शन हो गया। ठीक है, मेनी रिलेटेड टू 1, मेनी इनपुट्स हैव द सेम आंसर, तो 1 1 मेनी 1 तो साथ ही चेक हो गया। अब यहाँ पे इनटू 1 2 चेक करना है। CND ठीक, तो बन गया -e पावर 2x स्क्वायर, माइनस बाहर है, -e की पावर नहीं है, मतलब माइनस ऑफ e की पावर 2x स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप कोई बता सकते हैं क्या? लॉग। ओके,
लॉग ही होगा। ई की पावर समथिंग है, ई की पावर समथिंग है। हमें x को अकेला करना है ना, हम लॉग ले लेंगे तो x नीचे आ जाएगा पैर में। यहीं से रिलेट करेंगे क्योंकि हमने इनवर्स फंक्शन नहीं लिखना ना, हमने बेसिकली ये देखना कि हमारा राइट हैंड साइड कैसा है, उस हिसाब से मैं लेफ्ट हैंड साइड की इनइक्वालिटी बनाऊंगा। ठीक है, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स जो फंक्शन होता है वो हमेशा इंक्रीज करता है और जीरो पे उसका आंसर बना। ठीक है, जीरो पे उसका आंसर बना। तो ई की पावर 2x स्क्वायर लिखा हुआ है, ई की पावर 2x स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर ई की पावर 2x स्क्वायर है, इसका मतलब ई की पावर x में तो नेगेटिव इनपुट आते थे ना, नेगेटिव इनपुट, ये नेगेटिव इनपुट। अब ई की पावर x स्क्वायर जो है, ये वाला जो यहाँ पे इस क्वेश्चन में यूज किया गया, ई की पावर 2x स्क्वायर, इसका जो इनपुट है वो तो नेगेटिव कभी होगा ही नहीं, इसका इनपुट तो हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा होगा। तो ये जो गोला है इसका आंसर 1 या 1 से बड़ा आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, सुनेंगे ध्यान से। ई की पावर एक्स जो है वो फंक्शन कुछ इस तरीके से जाता है, जिसमें एक इसका येलो पार्ट बना दिया और इसका एक ग्रीन पार्ट बना दिया। ठीक है, येलो पार्ट तब दिखेगा जब इनपुट अपना नेगेटिव है वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड पे। अगर मैं बोल दूं कि इनपुट सिर्फ पॉजिटिव लो, जीरो या जीरो से बड़ा, तो सिर्फ ग्रीन पार्ट रह जाएगा, येलो पार्ट डिलीट हो जाएगा, होगा कि नहीं? इसका आंसर हमेशा 1 या 1 से बड़ा आएगा। वही हुआ इसमें, ई की पावर 2x स्क्वायर जो है, इसका x का नेगेटिव वैल्यू तो हो ही नहीं सकता, मतलब इसका जो ऊपर है, ई के ऊपर वाला नंबर है, उसका नेगेटिव वैल्यू कभी हो ही नहीं सकता। अगर नेगेटिव वैल्यू, अगर फिर से कंपोनेंट, फिर से बेटा कंपोनेंट डिविडेंडो करेगा और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, कोई फायदा नहीं। तो यहाँ पे जो इसका आंसर बनेगा वो 1 या 1 से बड़ा है। तो अगर कोई क्वांटिटी 1 या 1 से बड़ी है, अगर कोई क्वांटिटी, मैं सिर्फ RHS लिख रहा हूँ, या ई की पावर 2x स्क्वायर लिख रहा हूँ, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो माइनस ऑफ ई की पावर 2x स्क्वायर क्या होगा? लेस देन इक्वल्स टू -1। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और अजीब सा पॉइंट है ये, अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। सो y plus 1 upon y minus 1 is less than equals to -1. Y plus 1 upon y minus 1, which is left hand side, that is less than equals to -1. So y plus 1 upon y minus 1 plus 1 less than equals to 0. 2y upon y minus 1 is less than equals to 0. यहाँ पे जो आंसर है वो 0 से लेकर 1 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, 0 इंक्लूडेड, 1 excluded। ये है अपना आंसर। ठीक है, थोड़ा सा अजीब बन गया यहाँ पे क्योंकि ई की पावर में x स्क्वायर था। जो सीबीएसई में क्वेश्चन जो देखे गए हैं उसमें कुछ क्वेश्चन इस ढंग का होता है, मैंने स्पेशली ई की पावर x स्क्वायर इसलिए लिखवा दिया, वहां फंक्शन इस टाइप का होता है, आपको बहुत इजी सा फंक्शन आएगा वैसे, ई की पावर x में होगा क्वेश्चन। ठीक है, आप एक बार ये वाला सॉल्व करेंगे, ये वाला सॉल्व करेंगे, आपको दिखेगा y plus 1 upon y minus 1 will become minus e की पावर 2x। ठीक है, सॉल्व करने आफ्टर सॉल्विंग तो हम देखेंगे कि e की पावर 2x तो यार हमेशा 0 से बड़ा होता है, सर ने इसका ग्राफ बनाया था वो x एक्सिस से ऊपर था, तो माइनस लगा देंगे तो हमेशा नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब RHS इज लेस देन 0, मतलब y plus 1 upon y minus 1 is less than 0। ये है सीबीएसई का क्वेश्चन। ठीक है, लेस देन 0 मतलब -1 से 1 अपना आंसर बन जाएगा। ठीक है, दिस विल बी द आंसर ऑफ रेंज इफ देयर इज नो e की पावर x पर, अगर सिंपल e की पावर x दिया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, कंपैरेटिवली इजी सवाल। यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल क्योंकि ये जजमेंट करना पड़ा e की पावर x स्क्वायर वाला, जिसको समझ में आ जाए वो भी अच्छा है, जिसको नहीं आया तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं समझाना चाह रहा था वो 1 1 मेनी 1 वाला था इस क्वेश्चन। ठीक है, कि अगर किसी क्वेश्चन में हमेशा x स्क्वायर x की पावर 4 रखा हुआ है तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है 1 1 मेनी 1, वो पक्का ही मेनी 1 क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट जो है केस स्टडी अपनी, जो कि बहुत इजी है और ज्यादातर बच्चे से घबराते हैं कि भाई केस स्टडी आ गया। पिछले रिलेशन वाले में भी आपने देखा हो केस स्टडी बिल्कुल कुछ बिल्कुल बेकार सवाल है केस स्टडी में। ठीक है, जैसे केस स्टडी अगर बच्चों ने अटेम्प्ट किया तो यहाँ पे 2 सेट हैं, एक बी सेट जिसमें बॉयज आ रहे हैं B1 B2 B3, और एक जी सेट है जिसमें गर्ल्स आ रही है G1 G2। ठीक है,
यहाँ पे रवि wishes to form all the relation possible from B to G. B to G all the relation possible 2 की power mn. So 2 की power 3 into 2 which is 2 की power 6. Simple answer इसका. I hope सबका मैच कर गया. Next है x and y are students of same sex. मतलब दोनों बॉयज हैं दोनों गर्ल्स हैं और रिलेशन किस पे डिफाइन किया हुआ है? B to B इसी सेट पे डिफाइन किया हुआ है और रिलेशन है x and y जो है वो या तो दोनों बॉयज हैं दोनों गर्ल्स. ऑब्वियसली यहाँ पे B सेट पे डिफाइन है तो दोनों के दोनों बॉयज ही होंगे. ठीक है, तो x एंड y जो हैं अगर वो सेम जेंडर के हैं तो x एंड x भी सेम जेंडर का हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया. अगर x एंड y सेम है तो y एंड x भी सेम के हो गए. अगर x y सेम की हैं y z सेम के तो x z भी सेम हो गए. तो यार ये तो मतलब इक्विवेलेंस बनता है यार यहाँ पे. नेक्स्ट थर्ड पार्ट, रवि वांट्स टू नो अमंग दोज रिलेशंस हाउ मेनी आर फंक्शन. ये रिलेशन तो कहता है आपने 2 की पावर 6 लिख दिए, 64 रिलेशंस लिख दिए यहाँ पे, बट इसमें से कितने फंक्शंस हैं? ये ऐसा भी सवाल कभी बन सकता है ऑब्जेक्टिव में, कितने फंक्शंस नहीं है. तो इसमें से कितने फंक्शंस हैं? यहाँ पे 1 2 3 फर्स्ट सेट में 3 एलिमेंट, सेकंड सेट में 2 एलिमेंट्स. तो कैसे फंक्शन? 1 की पेयरिंग के लिए कितने एलिमेंट्स चाहिए? 2 है अपने पास ऑप्शन ये या ये, दोनों में से एक ऑप्शन चूज करेगा. 2 के पास भी 2 ऑप्शंस हैं, 3 के पास भी 2 ऑप्शन है. तो 2 into 2 into 2 दैट इज 8 फंक्शंस हैं. तो अगर पूछ ले कि कितने फंक्शन नहीं है, ऑब्वियसली 56 इसमें से फंक्शंस नहीं है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बना. नेक्स्ट B2G एक रिलेशन दिया हुआ है B1G1 B1G1 B2G2 एंड B3G1. पूछा गया कि ये कौन सा टाइप का फंक्शन है. ठीक है, अब यहाँ पे 1 1 तो यार हो ही नहीं सकता. ठीक, तो यहाँ पे ऑन टू है, ऑन टू है बिल्कुल. तो मेनी वन ऑन टू बना यार, मेनी वन ऑन टू. ठीक है, रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन. तो देख लो कौन सा ऑप्शन करें. बी ऑप्शन आएगा यहाँ पे ना, सर्जेक्टिव है अकेला, सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू. ठीक है, रवि वांट्स टू फाइंड द नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम B2G. नंबर इंजेक्टिव मतलब 1 1 फंक्शन. B2G में अगर 1 1 फंक्शन बनाने तो कितने बनेंगे? यार पहले सेट में 3 एलिमेंट्स है, दूसरे में 2 है, 1 1 फंक्शन तो बनेंगे नहीं, क्योंकि अगर 1 1 के साथ पेयर हो गए, 2 2 के साथ पेयर हो गए, 3 क्या करेगा? 3 बेला बैठा रहा तो ये तो फंक्शन होगा ही नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे यार यहाँ पे कोई भी फंक्शन. अच्छा ऑप्शन देखो उन्होंने कितनी अपनी तरफ से चालाकी बरती है, बट कुछ नहीं है यार. फर्स्ट ऑप्शन 0 दियो, लास्ट ऑप्शन 0 फैक्टोरियल दियो. 0 फैक्टोरियल इज 1. ठीक है, वैसे थोड़ा तेज बन रहे हैं पर कोई बात नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी फंक्शन नहीं बनेगा लास्ट ऑप्शन में, लास्ट क्वेश्चन में. यहाँ पे 0 ऑप्शन आएगा जो कि फर्स्ट ऑप्शन है. ठीक है, क्लियर है? यू आर डन. फंक्शन इतना सा पार्ट थर्ड का क्या आंसर था? है. थर्ड का क्या आंसर है? थर्ड वाले पार्ट का, इसके थर्ड वाले पार्ट का ना, केस स्टडी. केस स्टडी का डी ऑप्शन आ जाएगा 2 की पावर 3. ओके ठीक. ठीक है, वो तो मैं वैसे ही एक्स्ट्रा बता रहा था कि कितने रिलेशन फंक्शन नहीं होंगे, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कभी. ओके सर. ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं कल अपनी अपनी क्लासेस पे. चलो ओके बाय. थैंक यू सर. थैंक यू सर.